गुरटेक सिंह हैं, 41 वर्षीय। कह रहे हैं कि जिस देश में इंसान को ही जानवर की तरह काटा जा रहा है, वहाँ आप एनिमल राइट्स की इतनी बातें करते हैं। तो मैं एनिमल राइट्स की, पशुओं के अधिकारों की बातें सिर्फ पशुओं के लिए ही थोड़े ही करता हूँ गुरटेक सिंह। इतनी बार मैंने बोला है कि पशु के साथ तुम जो हिंसा कर रहे हो ये तुम्हें भारी पड़ेगी। पशु को तो तुमने काट दिया, मार दिया, एक तरह से उसकी पीड़ा का तो अंत हो गया। लेकिन ये जो तुमने पशु के साथ किया, उसे मार दिया, मार के तुम उसे चबा गए, ये तुम्हें अब भारी पड़ेगा और तुम्हें जीने नहीं देगा। तुम्हें इसके दुष्परिणाम भोगने ही पड़ेंगे और उन्हीं दुष्परिणामों का आपने यहाँ पर जिक्र करा है। जब आप किसी पशु को भी मारते हो तो वास्तव में आप और ज़्यादा हिंसक होते जाते हो। आपको पता नहीं लगेगा, आपके भीतर वो सूक्ष्म बदलाव लगातार आता रहेगा। आप तो बस उसके स्वाद में और जो उससे आपको लग रहा होगा कि पौष्टिकता मिल रही है, उसी में खोए रहेंगे। लेकिन उसका आपके सूक्ष्म मन पर क्या असर पड़ रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा। असर पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका प्रमाण ये है कि अगर आप करुणा से भरे हुए हों और होश माने चेतना आपकी किसी पल में बहुत उठी हुई हो, तो उस पल में आप जानवर को मार नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। जानवर का कत्ल करने के लिए एक तरह की बेहोशी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप होश में आते जाएंगे उतना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा जानवर को मारना या उसको खाना इत्यादि। तो जो काम सिर्फ बेहोशी में ही हो सकता है, वो निश्चित रूप से बेहोशी को बढ़ाएगा ही ना, अपने और ज़्यादा होने के लिए। तो जानवरों के साथ हिंसा करने वाला अंदरूनी तौर पर भी और ज़्यादा हिंसक होता चला जाएगा। और फिर कहीं ना कहीं तो हिंसा निकलेगी, बल्कि ऐसे कहिए कि वो हिंसा सब जगह ही निकलेगी। उसी हिंसा का फिर एक तरह का प्रदर्शन होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है जब आदमी आदमी को मारता है या आदमी आदमी को 50 अन्य तरीकों से परेशान करता है, शोषण करता है, अन्याय करता है, दुराचार करता है। ये सब हिंसा के ही रूप हैं। तो ये मत कहिए कि अरे अभी तो आदमी की ही इतनी दुर्दशा है, हम आदमी को बचाएं या जानवरों को बचाएं। यहाँ पर सवाल इसको बचाने या उसको बचाने का नहीं है। बचेंगे तो दोनों बचेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों को खत्म करने वाली, दोनों के ही विरुद्ध हिंसा करने वाली ताकत एक ही है, और उस ताकत का नाम है हमारी चेतना का अंधेरा। चेतना के अंधेरे को ही हिंसा भी कहते हैं। उसको कई नाम दिए जा सकते हैं, एक नाम हिंसा भी है।
हमारी चेतना के अंधेरे से ही बच्चों का शोषण होता है, हमारी चेतना के अंधेरे से ही रंग भेद, नस्ल भेद, जाति भेद वगैरह निकल कर के आते हैं। उसी से प्रजातियों का ऐसा सामूहिक उत्पीड़न होता है कि विलुप्त ही हो जाती हैं। उसी से रोज़ करोड़ों जानवर काटे जाते हैं और उसी हिंसक अंधेरे से इंसान के ऊपर ज़्यादती और अत्याचार करता है। तो एक ही केंद्र है। उस एक गलत केंद्र को आप किसी भी तरीके से पोषण मत दीजिए, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे क्या खिला रहे हैं। आप उसे जो भी खिला रहे हैं, अगर उसको पोषण मिल रहा है तो वो नुकसान सभी का करेगा। बात समझ में आ रही है? आपने कहा कि मैं एक तरह की हिंसा करूंगा और सोचूंगा कि बाकी तरह की हिंसा नहीं होगी, तो आप गलतफहमी में हैं। अगर आप एक तरह की हिंसा कर रहे हैं तो आपको बाकी तरह की हिंसा भी करनी ही पड़ जाएगी। हिंसा होती है, हिंसा करके आपने अपने भीतर के हिंसात्मक केंद्र को पोषण दे दिया है। अब वो हर तरह की हिंसा करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने पड़ोसी के प्रति हिंसा करेंगे लेकिन अपने रिश्तेदारों के प्रति नहीं करेंगे या अपने घर वालों के प्रति नहीं करेंगे, तो आप भूल में हैं। हिंसा के कई प्रकार नहीं होते, मूलतः हिंसा एक होती है। बाहर से भले ही आपको उसमें भेद या प्रकार दिख जाते हो, बाहर से हमें उसमें भेद दिख जाते तो हम कहते हैं नहीं देखिए, मैं पड़ोसी के प्रति तो हिंसक हूं पर अपने लोगों के प्रति हिंसक नहीं हूं, या मैं जानवरों के प्रति तो हिंसक हूं लेकिन इंसानों के प्रति हिंसक नहीं हूं, या मैं काले लोगों के प्रति तो हिंसक हूं लेकिन गोरे लोगों के प्रति हिंसक नहीं हूं। हम ऐसी बातें करते हैं ना। ऐसा वास्तव में सच नहीं है। गहराई में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप एक दिशा में हिंसक हैं तो आपको बाकी दिशाओं में भी हिंसक होना पड़ेगा। ठीक है? तो पशुओं को बचाना पशुओं के लिए तो ज़रूरी है ही। पशुओं के प्रति करुणा है तो मैं कहता हूँ पशुओं को बचाओ, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता हूँ कि अगर खुद को चाहते हो, अपना भला चाहते हो, अपने बच्चे का भला चाहते हो, तो अपने बच्चे की खातिर पशुओं को बचाओ। वो ताकत जो किसी मासूम, निर्दोष, नन्हे, बेजुबान पशु का गला काट रही है, वही ताकत होगी किसी और रूप में, किसी और नाम में, जो तुम्हारे बच्चे का गला काट रही होगी। क्योंकि गला और गला तो एक ही होते हैं, खून और खून तो एक ही होता है। जो एक का गला काट सकता है, गला तो दूसरे का भी काट सकता है। हिंसा का केंद्र तो एक ही होता है। हो सकता है आज उसकी दिशा एक तरफ की हो, लेकिन दिशा बदलते देर नहीं लगेगी। परिस्थितियों के साथ दिशा बदल जाएगी, तो इसलिए तैयार रहना होता है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है। इंसान के पास तो खाने को है नहीं, आज इंसान के पास तो खाने को है नहीं और आप जानवरों को खिलाने की बात करते हैं। देखिए, इंसान के पास आज खाने को कई कारणों से नहीं है, पर एक कारण जिसकी वजह से इंसान के पास खाने को नहीं है वो यही है कि इंसान जानवरों को खाता है। जिन्होंने प्रश्न करा था वो कह रहे थे कि इतने जानवर हैं, अगर इनको हमने नहीं खाया तो हमें दो तरफा चोट पड़ेगी। पहली बात तो अगर हमने जानवर नहीं खाए तो हमें अन्न खाना पड़ेगा, और अन्न की दुनिया में वैसे ही कमी है। और दूसरी बात, अगर हमने इन जानवरों को नहीं खाया तो इन जानवरों को अन्न खिलाना पड़ेगा, और अन्न की दुनिया में वैसे ही कमी है। तो उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी बुद्धिमानी का तर्क दिया था। बोले देखो, जानवरों को खाना बहुत ज़रूरी है।
अगर तुम जानवरों को खा रहे हो तो तुम दो तरीके से दुनिया में भुखमरी को रोक रहे हो। आप प्रश्न पूछने वाले को तर्क समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं देखो, अगर तुमने जानवरों को नहीं खाया तो तुम क्या खाओगे? अन्न, और अन्न की तो वैसे ही कमी है, तो इसलिए जानवरों को खाना बढ़िया बात है। और दूसरी बात, अगर तुमने जानवरों को नहीं खाया तो जानवर क्या खा जाएंगे? अन्न, और अन्न की तो दुनिया में वैसे ही कमी है। तो बोले देखिए हमने कितना ज़बरदस्त तर्क दिया है। ये तर्क ज़बरदस्त नहीं है, ये तर्क आपकी अशिक्षा का द्योतक है। आप बिना तथ्यों को जाने, बिना तथ्यों के बारे में जानकारी रखे बकबक करने में बहुत रुचि रखते हैं। आपको पता ही नहीं है कि ये जो जानवर घूम रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं पैदा हुआ है। आप अगर जानवर को खाएंगे नहीं तो जानवर पैदा ही नहीं होगा। अब ये बात आपको आसानी से समझ में ही नहीं आएगी। आप कहेंगे ऐसा कैसे? अगर हम जानवर खाएंगे नहीं तो जानवर क्या पैदा ही नहीं होगा? जी साहब, जिन जानवरों को इंसान खाता है, अनुमान लगाइए उन जानवरों में से कितने प्रतिशत हैं जो प्राकृतिक तौर पर पैदा होते हैं? अनुमान लगाइए, अनुमान लगाइए। 1% से भी कम। और आप तर्क दे रहे हैं कि अगर हम मुर्गों को नहीं खाएंगे दुनिया में मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे। आप कौवे नहीं खाते, दुनिया में कौवे ही कौवे हो गए हैं क्या? हो गए? आप मकड़ा नहीं खाते, दुनिया में मकड़ी मकड़े हो गए। ऐसा है क्या? पर ये जबरदस्त और बेहुदा तर्क उछाला जाता है कि अगर मुर्गा नहीं खाएंगे तो इतने मुर्गे हो जाएंगे, बकरा नहीं खाएंगे तो बकरे ही बकरे हो जाएंगे। आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक बर्फीले बकरे। समझ में आ रही बात? और प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक तक समुद्री बकरे। लोगों को बड़ा डर है कि कहीं मुर्गे और बकरे इतने ना हो जाएं तो फटाफट खाओ इनको, खाओ इनको। ये तो बिल्कुल एक महामारी की तरह फैल रहे हैं, इसको जल्दी से रोको। आप खाएंगे नहीं तो उन्हें पैदा नहीं किया जाएगा, उन्हें ज़बरदस्ती पैदा किया जाता है, नहीं तो उनको तो बेचारों को पैदा ही नहीं होना था। आप लेकिन इतनी बेहोशी में हैं कि आपको ये पता भी नहीं कि आप जिस मांस को अपना भोजन कह रहे हो मांस आता कहाँ से है। ठीक वैसे जैसे आपको ये नहीं पता कि आप जो फल खाते हो फल आता कहाँ से। कितने लोगों को पता है? प्रसिद्ध है कि एक ऊंचे भारतीय राजनेता ने पूछा था कि लाल मिर्च का कैसा होता है पेड़ और हरी मिर्च का कैसा होता है पेड़। ये राजनेताओं की, प्रधानमंत्रियों की हालत रही है भारत में, शायद पूरी दुनिया में ऐसी ही होगी। हम कुछ नहीं जानते कि हमारा खाना आ कहाँ से रहा है। वैसे हमें ये भी नहीं पता कि वो जो मुर्गा या बकरा हमारे पास आ रहा है ये आ कहाँ से रहा है। वो ज़बरदस्ती पैदा किया जा रहा है, कृत्रिम प्रजनन होता है उनका, और बहुत क्रूरतापूर्ण तरीके से होता है। इतना ही नहीं है, गाय और भैंस ये भी जो आपको सड़कों पे घूमती हुई दिखाई देती हैं, वो इसलिए नहीं दिखाई देती कि उनकी प्राकृतिक तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अब सड़कों पर फैल गए हैं। दूध की खातिर ज़बरदस्ती बार बार गाय का या भैंस का गर्भाधान कराया जाता है। दूध तो तभी देगी ना जब उसको बच्चा होगा।
तो बार बार बच्चा पैदा किया जाता है, इस नाते उनकी तादाद बढ़ती है। आप उनका मांस खाना बंद कर दें, आपकी दूध की हवस कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो आपको सड़कों पर गाय, भैंस, बकरी ये नहीं दिखाई देंगे। वो कोई प्राकृतिक तौर पर नहीं पैदा हो रहे हैं। बहुत लोगों को ये बात झटके की तरह लगेगी। उनको शायद ये लगता है कि ये तो सांड का काम है। नहीं, सांड का नहीं काम है। ये क्या है? कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन। बात समझ रहे हो? और फिर ये जो कृत्रिम तौर पर पैदा होते हैं, अगर उनका मांस चाहिए तो उनको फिर खिला पिला के बड़ा भी करना पड़ेगा ना। पैदा ही करने से तो नहीं होगा। तो फिर उन्हें क्या खिला पिला के बड़ा किया जाता है? अन्न। वो ग्रेन ही तो खाते हैं, और क्या खाएंगे? तो दुनिया में आज इंसान के पास खाने को रोटी नहीं है, अन्न नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे दूसरे इंसान हैं जो मांस खा रहे हैं। ये जो रिश्ता है, ये जो पूरा समीकरण है, इक्वेशन, इसको अच्छे से समझो। तुम्हें मांस खाना है तो तुम्हारे लिए खास तौर पर किसको पैदा किया जाएगा? मान लो तुम्हें भैंसे का मांस खाना है। विदेशों में बीफ खूब चलता है और भारत भी उसका बड़ा एक निर्यातक है। तो भैंसे का मांस खाना है। भैंसा तुम कल्पना कर सकते हो ना कितने किलो का होता होगा। तो तुम्हें खिलाने के लिए खास तौर पर भैंसा पैदा किया जाएगा। और अब उस भैंसे को खिलाने के लिए क्या चाहिए? अन्न। तो बहुत सारा अन्न जिसको खाकर इंसानों की भूख मिट सकती थी, वो अन्न किसको खिलाया जाएगा? भैंसे को, ताकि तुम उस भैंसे का मांस खा सको। तो दुनिया में अगर गरीबी से और भूखमरी से मौतें होती हैं या कुपोषण होता है कि लोगों के बच्चों के पास खाने को नहीं है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे लोग, दुनिया के अधिकांश लोग मांस खा रहे हैं। मांस की इस हवस ने दुनिया को कई तरीकों से डुबो रखा है, लेकिन हम शायद जानबूझकर ही तथ्यों को जानना नहीं चाहते, क्योंकि तथ्यों को जान गए तो ये जो स्वाद लोलुपता है, ये जो ज़बान की लत है, हवस है ना, जायके की, टेस्ट की, इस पे लगाम लगाना पड़ेगा। और कहाँ हम अपने मज़े पे लगाम लगाना चाहते हैं? तो हम कहते हैं ये बात हम जानेंगे ही नहीं, हमें पता ही नहीं करनी, हमें सुनना ही नहीं है। अभी कहानी आगे भी है। तो तुम्हें खिलाने के लिए ये जो कृत्रिम, आर्टिफिशियल तौर पे ये जो भैंसा पैदा किया गया, फिर उसे बड़ा किया गया, ये भैंसा जानते हो ना अपने जीवन काल में फिर क्या करता है? इसके शरीर से निकलती हैं गैसें। कौन सी गैसें निकलती हैं? मीथेन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सारी कौन सी गैस हैं? ये ग्रीन हाउस गैसें। और इन्हीं से दुनिया में फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये भी लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए एक बड़ी नई खबर होगी कि मांस खाना क्लाइमेट चेंज के बड़े से बड़े कारणों में से है। एक अनुमान तो कहता है कि सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज का मांसाहार ही है। जो बाकी अन्य अनुमानों कहते हैं नहीं, सबसे बड़ा नहीं, दूसरे नंबर पर है। लेकिन ये तथ्य भी छुपा के रखा जाता है। समझ रहे हो बात को? तो पशुओं के साथ जो तुम अत्याचार करते हो, देखो वो कितनी दूर तक जाता है। और आप सोच रहे हो नहीं, पशुओं के प्रति अत्याचार तो एक बस छोटी सी बात है, मैंने तो मुर्गा मार के खा लिया।
तुमने पूरी पृथ्वी तबाह कर दी। और अभी बात और आगे की भी है। तो उस भैंसे को खिलाने के लिए हमने कहा हमें अन्न चाहिए, ठीक है। अब वो अन्न आएगा कहाँ से? वो अन्न पैदा करना पड़ेगा ना, उपजाना पड़ेगा। कहाँ उपजाओगे उसको? जमीन पर। अब उतनी जमीन तो खेती के लिए पहले उपलब्ध थी जिससे दुनिया की जो इंसानों की आबादी है वो खाना खा रही थी, ठीक है भाई। दुनिया के जो इंसान हैं, दुनिया में अभी 800 करोड़ इंसान हैं, ये सब लोग अन्न खा सकें तो इतनी खेती तो की ही जा रही थी। लेकिन अब उन 800 करोड़ में से बहुसंख्यक ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमें भैंसा खाना है। तो अब भैंसे के लिए भी अतिरिक्त अन्न उपजाना पड़ेगा ना। बात समझ रहे हो? तो अतिरिक्त अन्न कहां से लाओगे, कैसे उपजाओगे? जितनी जमीन पहले खेती को उपलब्ध थी उसमें तो बस इंसानों का काम चल रहा था, लेकिन अब तुम्हें इतने सारे भैंसों के लिए भी अन्न उपजाना है, वो कैसे उपजाओगे? और इतने सारे भैंसों के लिए तुम्हें बहुत सारा अन्न उपजाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 किलो मांस तैयार करने के लिए भैंसे को 20-30 किलो अन्न खिलाना पड़ता है। भैंसे का तुम्हें 1 किलो मांस मिल जाए, इसके लिए उसे खिलाना कितना पड़ता है? 20-30 किलो पहले अन्न खिलाओगे तो उससे 1 किलो मांस निकलता है। तो अब दुनिया के 80, 90, 95% लोग हैं जो घर में भैंसा खाना है, भैंसा खाना है। तो बहुत सारा क्या पैदा करना पड़ेगा भैंसे को खिलाने के लिए? अन्न पैदा करना पड़ेगा। वो अन्न पैदा करने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। अब वो जमीन कहां से आएगी? वो जमीन आती है फिर जंगल काट के। तो दुनिया से ये जो जंगल साफ हो रहे हैं, इसका कारण भी मांसाहार है। ब्राजील में जो अमेज़न के जंगल हैं वो जबरदस्त तेजी से साफ किए जा रहे हैं। बताओ क्यों? ताकि वहां पर एनिमल एग्रीकल्चर हो सके, वहां एनिमल फार्म्स बनाए जाएंगे जहां पे यही सब होंगे, गायें, भैंसें, इनका उत्पादन होगा। किस लिए उत्पादन होगा? ताकि इन्हें काटा जा सके मांसाहारियों के लिए। तो जंगल काटे जा रहे हैं ताकि मांस का उत्पादन किया जा सके। समझ में आ रही है बात? तो जंगल भी जो विलुप्त हो रहे हैं उसका कारण यही है। ये मत कहिए कि अरे आचार्य जी आप जानवरों की बात क्यों करते हैं, यहाँ तो इंसान खतरे में। इंसान खतरे में इसीलिए है क्योंकि इंसान ने जानवरों के साथ बड़ी क्रूरता कर रखी है। बात अभी भी खत्म नहीं हुई और आगे ही सुननी है। अभी तक तो हम बस उन जानवरों के प्रति क्रूरता की बात कर रहे थे जिनको तुम खाते हो, लेकिन जिन जानवरों को तुम खाते हो उनको खाते रहने की खातिर तुम जंगल काटते हो। और अब जब तुम जंगल काटते हो तो जंगलों में रहने वाले जो ऐसे भी जानवर थे जिनको तुम नहीं खाते वो भी नष्ट हो जाते हैं, वो भी विलुप्त हो जाते हैं। तुम्हारे भैंसा खा करके तुम सिर्फ भैंसा ही नहीं खा रहे, तुमने अनगिनत अन्य प्रजातियां भी जड़ से मिटा दी क्योंकि तुमने उनका घर काट डाला। और तुम सोच रहे मैं तो सिर्फ भैंसा खाता हूं, मैं तो सिर्फ भैंसा खाता हूं। भैंसा क्या है? वो भैंसा तो ऐसी सड़क पे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, मैंने खा लिया। नहीं साहब, आपकी थाली तक भैंसे का मांस पहुंच सके इसके लिए बहुत सारे क्रूरतापूर्ण काम पीछे किए गए हैं, बहुत बहुत सारे। वो श्रृंखला बहुत लंबी जाती है। तो जंगल काटा गया तो जंगल में जो रहने वाली प्रजातियां थी वो भी विलुप्त हो गई। प्रजातियां हमेशा से विलुप्त होती रही हैं, लेकिन आदमी द्वारा किए गए कर्मों मात्र से दर्जनों प्रजातियां जीव जंतुओं की आज प्रतिदिन विलुप्त हो रही हैं। आपने ठीक सुना, और जो सुना है उसको बिल्कुल दिमाग पर छाप लीजिए। मैं कह रहा हूं आदमी के कर्मों के कारण, प्राकृतिक कारणों से नहीं, प्राकृतिक कारणों से भी होती रहती हैं विलुप्त, पर आदमी के कर्मों के कारण प्रतिदिन सैकड़ों प्रजातियां हमेशा के लिए मिट जा रही हैं। मैं किसी जानवर
या जानवर के परिवार के मिटने की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी प्रजाति के मिटने की बात कर रहा हूँ। तो वो इसलिए मिटती आ रही क्योंकि आपको मुर्गा खाना, आपको बकरा खाना, आपको भैंसा खाना है। समझ में आ रही है बात कुछ? अभी और आगे तक जाती है बात। जब आप जंगल काट देते हो तो जो ग्रीन हाउस गैसेस का सिंक था, जो सोखता रहता था कार्बन डाइऑक्साइड को, वो सिंक सिमटता जाता है, छोटा होता जाता है। तो वातावरण में, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस का स्तर लगातार बढ़ता जाता है। इतना ही नहीं होता, अभी और आई जाती है बात। वो जो पेड़ खड़ा हुआ था, जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखा करता था, वो पेड़ जब तक खड़ा था तो वो क्या करता था? वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता था। वो पेड़ जब आपने काट दिया, अब उसकी लकड़ी पड़ी हुई है, उसकी पत्तियां पड़ी हुई हैं, वो जो पूरा ऑर्गेनिक मैटर है वो पड़ा हुआ है, उसमें क्या है? कार्बन। अब वो सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वो पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का काम करता था, वो पेड़ अब कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। आप जी कैसे लोगे और कितने दिन जी लोगे ये हत्याएं करके, बताओ? और आप सोच रहे हो नहीं साहब, हम मुर्गा ही तो खा रहे हैं। अभी और आगे जाना है। और आगे की बात यह है कि एक स्तर पर जब पहुंच जाता है ना ग्रीन हाउस एमिशन, तो फिर वो एक बन जाता है फीडबैक लूप। फीडबैक लूप समझते हो? क्या होता है फीडबैक लूप? फीडबैक लूप ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब बढ़ता रहेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि बढ़ा हुआ है। अब आप कुछ नहीं भी करो तो अपने आप बढ़ता रहेगा। वो एक ऐसे स्तर पे पहुंच गया है जहां से एक तरह की ट्रिगरिंग हो गई है, एक टिपिंग पॉइंट पर वो पहुंच गया है। अब आप अपनी ओर से कुछ विशेष नहीं भी करो तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अपने आप ही बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और आपको मैं खुशखबरी सुना दूं कि हम वो टिपिंग पॉइंट या तो पार कर चुके हैं या उसके बहुत बहुत नजदीक हैं। और उसके बाद आप अपनी ओर से कितनी भी कोशिश कर लो, आप प्रलय को रोक नहीं सकते। और वो प्रलय ऐसा नहीं है कि बहुत आगे आएगी भविष्य में, कभी 10 साल, 20 साल, 40 साल, अभी आप जवान लोग हैं, आपके देखते देखते आएगी। समझ में आ रही है बात?